क्या एक क्रूर युद्ध और उसके खून खराबे ने एक शासक को बदल कर रख दिया? क्या वही आदमी जिसने तलवार से राज किया वही बाद में शांति का पुजारी बन गया? यह कहानी है अशोक की और कलिंग की रातों की, जिनकी गूंज ने एक साम्राज्य की नींव बदल दी। मौर्य साम्राज्य चौथी शताब्दी से पहले का सबसे शक्तिशाली नाम था, पर इतिहास के पन्नों पर एक मोड़ आता है जब सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग, जो आज के ओडिशा के तटवर्ती हिस्सों में था, अपने जुझारूपन के लिए जाना जाता था। इस लड़ाई ने न सिर्फ धरती पर निशान छोड़े, बल्कि एक मन में ऐसा दाग छोड़ा कि उसका असर आने वाली पीढ़ियों तक दिखा। मौर्य साम्राज्य का विस्तार अशोक के शासनकाल में चरम पर था। लगभग 261 ईसा पूर्व राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में अशोक ने अपनी सत्ता को पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थापित करने का संकल्प लिया। लेकिन एक क्षेत्र था जो उसकी शक्ति के आगे झुकने को तैयार नहीं था, कलिंग। कलिंग आज का ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश समुद्री व्यापार का केंद्र था। इसकी स्वतंत्रता मौर्य साम्राज्य के लिए चुनौती थी। कलिंग के जहाज दूर दराज के देशों तक जाते थे और उनका व्यापार मौर्य साम्राज्य की आर्थिक पकड़ को कमजोर करता था। अशोक के लिए ये केवल आर्थिक प्रतिस्पर्धा नहीं थी, बल्कि राजनैतिक प्रतिष्ठा का प्रश्न था। एक इतना बड़ा साम्राज्य और उसमें एक स्वतंत्र क्षेत्र, यह अशोक को स्वीकार्य नहीं था। यही कारण था कि उसने कलिंग को जीतने का निश्चय किया। अशोक ने अपनी विशाल सेना को कलिंग की ओर बढ़ाया। माना जाता है कि निर्णायक युद्ध धौली पहाड़ियों और दया नदी के किनारे हुआ। कल्पना कीजिए उस दृश्य को। नदी किनारे हजारों सैनिकों की कतारें, घोड़ों की टापों की गड़गड़ाहट, युद्ध के नगाड़ों की आवाज और तलवारों की चमक। कलिंग की योद्धा अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए पूरी ताकत से खड़े थे। उनके लिए ये केवल भूमि की लड़ाई नहीं थी, बल्कि उनकी संस्कृति और पहचान का संघर्ष था। मौर्य साम्राज्य की सेना संगठित और विशाल थी। कलिंग के सैनिकों ने वीरता से मुकाबला किया, लेकिन संख्या और संसाधनों में वे पीछे थे। युद्ध भीषण था। तलवारें टकराईं, तीरों की बौछारें हुई और युद्ध के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। अशोक के शिलालेखों में दर्ज है कि इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए, 1,50,000 निर्वासित हुए और कुल मिलाकर लगभग 2.5 लाख मौतें हुई। ये आंकड़े उस समय की सबसे बड़ी जनहानि में से एक थे। धरती पर शव बिखरे पड़े थे, गांव उजड़ गए, घर जलकर राख हो गए और खेत वीरान हो गए। व्यापार ठप हो गया और कलिंग की समृद्धि एक ही रात में ध्वस्त हो गई। मौर्य साम्राज्य ने विजय प्राप्त की और कलिंग का अधिग्रहण कर लिया, लेकिन यह विजय खून से सनी हुई थी। अशोक ने विजय तो पा ली, परंतु इस विजय ने उसे शांति नहीं दी। युद्ध के बाद वो स्वयं युद्ध भूमि का निरीक्षण करने निकले। उसके सामने जो दृश्य था वो किसी भी शासक के लिए असहनीय था। चारों तरफ लाशों के ढेर, रोते हुए परिवार और उजड़े हुए गांव, बच्चों की चीखें, स्त्रियों का विलाप और वृद्धों की निराशा ने अशोक के मन पर गहरी चोट की। विजय की खुशी की जगह उसे अपराध बोध और शोक ने घेर लिया। कलिंग युद्ध अशोक का पहला और आखिरी बड़ा सैन्य अभियान साबित हुआ। उसने महसूस किया कि हिंसा से स्थायी सत्ता नहीं मिल सकती। यही युद्ध उसके जीवन का निर्णायक मोड़ बना। इसके बाद उसने तलवार की जगह धर्म का मार्ग चुना और बौद्ध धर्म अपनाया। युद्ध का प्रभाव। कलिंग युद्ध, जो लगभग 261 ईसा पूर्व में हुआ, भारतीय इतिहास का वह निर्णायक मोड़ था जिसने न केवल एक साम्राज्य की दिशा बदली, बल्कि एक शासक की आत्मा को भी झकझोर दिया था। अशोक, जो उस समय तक मौर्य साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली सम्राट बन चुका था, ने कलिंग को जीतने के लिए अपनी विशाल सेना भेजी। युद्ध भीषण था और जब धूल बैठी तो मैदान पर केवल मौत और विनाश का दृश्य बचा था। अशोक ने युद्ध के बाद स्वयं युद्ध भूमि का निरीक्षण किया। यह केवल एक औपचारिकता नहीं थी, वह देखना चाहता था कि उसकी विजय ने क्या रूप लिया है। लेकिन जो दृश्य उसके सामने आया, उसने उसकी आत्मा को भीतर तक हिला दिया। चारों ओर लाशों के ढेर पड़े थे, सैनिकों के, किसानों के, स्त्रियों और बच्चों के। दया नदी के किनारे शवों की कतारें थीं, जिनसे दुर्गंध उड़ रही थी। गांव उजड़ चुके थे, घर जलकर राख हो गए थे और खेत वीरान पड़े थे। जहां कभी जीवन की चहल पहल होती थी,
वहां अब सन्नाटा था। परिवार बिखर गए थे। बच्चे अपने माता पिता को खोज रहे थे। स्त्रियां शोक में विलाप कर रही थीं और वृद्ध लोग अपने घरों की राख को देखते हुए निराश खड़े थे। यह दृश्य किसी भी विजेता के लिए गर्व का कारण नहीं हो सकता था। अशोक, जो विजय की खुशी की उम्मीद की थी, अपराध बोध और शोक से भर गया। इतिहासकारों के अनुसार अशोक ने उस समय महसूस किया कि उसकी विजय वास्तव में हार थी। उसने देखा कि सत्ता की भूख ने उसे निर्दयी बना दिया था। युद्ध ने न केवल कलिंग की जनता को तोड़ा था, बल्कि उसकी अपनी आत्मा को ही घायल कर दिया था। यही वो क्षण था जब अशोक ने अपने जीवन की दिशा बदलने का निर्णय लिया। उसके मन में सवाल उठने लगे, क्या एक सम्राट का कर्तव्य केवल विजय प्राप्त करना है? क्या प्रजा का कल्याण और शांति उससे अधिक महत्वपूर्ण नहीं है? क्या हिंसा से स्थायी सत्ता स्थापित की जा सकती है? इन प्रश्नों ने उसे भीतर से झकझोर दिया। अशोक का अपराध बोध धीरे धीरे आत्मावलोकन में बदल गया। उसने महसूस किया कि युद्ध केवल विनाश लाता है और सच्ची विजय वह है जो दिलों को जीते। यही सोच उसे बौद्ध धर्म की ओर ले गई। बौद्ध धर्म के सिद्धांत अहिंसा, करुणा और समानता उसे उत्तर देने लगे। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा का मार्ग छोड़ दिया और धर्म विजय की नीति अपनाई। उसने शिलालेखों और स्तंभों पर अपने विचार खुद खुदवाए, जिसमें उसने स्पष्ट लिखा कि प्रजा का कल्याण ही राजा का असली धर्म है। उसने अस्पताल, सड़कें, कुएं और पेड़ लगवाए ताकि जनता को सुविधा मिले। उसने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया और सभी धर्मों के प्रति सम्मान दिखाया। कलिंग युद्ध का प्रभाव केवल अशोक तक सीमित नहीं रहा, इसने पूरे भारतीय समाज को प्रभावित किया। बौद्ध धर्म का प्रसार भारत से बाहर श्रीलंका, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया तक हुआ। अशोक आज भी धर्म राज कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने दिखाया कि सबसे शक्तिशाली शासक भी अपनी भूल मानकर बदल सकता है। इस प्रकार कलिंग युद्ध केवल एक सैन्य घटना नहीं था, यह एक नैतिक क्रांति थी। अशोक ने विजय की खुशी के बजाय अपराध बोध और शोक को महसूस किया। यही भावनाएं उसे करुणा और अहिंसा के मार्ग पर ले गई। यही कारण है कि आज भी अशोक का नाम भारतीय इतिहास में करुणा और शांति का प्रतीक है।